आशा की शादी को अभी 3 महीने ही हुए थे और वो अपने ससुराल से इतना खुश थी कि अपने ससुराल वालों की तारीफ करते करते नहीं थकती थी। और ऐसी ही तारीफ वो अभी भी अपनी फ्रेंड निशा से कर रही थी। मान गई भाई आशा तेरी किस्मत को, वरना ऑनलाइन आजकल अच्छे लड़के कहाँ मिलते हैं। वो तो बस प्रोफाइल तक ही अच्छे दिखते हैं, ससुराल में तो फिर कलेश ही मिलता है। हाँ यार, टचवुड मेरे साथ तो ऐसा नहीं है। मैं तो कभी अकेले किचन में गई भी नहीं। मेरी सास मेरे साथ ही किचन में जाती है, कभी कभी मुझसे पहले। कपड़े धोने हो या कोई भी काम करना हो, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने अकेले किया हो। आशा और निशा फोन पर बातें कर रही थी, तभी बाहर से उसकी सास उसे आवाज लगाती है। अरे बहू, 1 बज गया, खाने की तैयारी नहीं करनी क्या? आ रही हूँ मम्मी जी। ये लो। मंगेश का नाम लिया और मंगेश ने आवाज लगा दी। मंगेश कौन, तेरे घर का नौकर? हाँ, वैसे मम्मी जी खुद को इस घर का नौकर और मुझे मालकिन ही कहती है, पर मंगेश मेरे नौकर का नहीं, मेरी सास का नाम है। क्या? तो तेरे ससुर का नाम क्या है? गोपी? लगता है इनविटेशन कार्ड में सबसे पहले मेरे इन-लॉज का नाम ही पढ़ा था तूने। पापा जी का नाम गोपी ही तो है। अच्छा चल, मैं चलती हूँ। नहीं तो मम्मी जी किचन का सारा काम कर देगी, फिर मुझे बस खड़े होकर उनका मुंह देखना ठीक नहीं लगता। अपना दुपट्टा ठीक करके आशा किचन में जाती है। उसकी सास अलग अलग कटोरी में थोड़े थोड़े मसाले, नमक, मिर्च और तेल निकाल कर रख रही थी। आ गई बहू तू। ये देख, सब्जी, दाल और चावल बनाना है तुझे, तो उस हिसाब से जो मसाले लगेंगे मैंने सारे निकाल दिए हैं। इसके अलावा किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो सीधा मुझसे बोल देना, ऐसा नहीं कि खुद निकाल लिया, ठीक है ना बेटा? कितनी भाग्यशाली हूँ मैं मम्मी जी, आप कितना ध्यान रखती है मेरा। कहीं मसाले निकालने में मेरे हाथों में मिर्च ना लग जाए, इसलिए आप वो भी निकाल कर दे देती हैं। आप नहीं होती तो मेरा क्या होता। अपनी सास को इनडायरेक्टली ताना मारकर आशा दाल चावल सब्जी की तैयारी में लग जाती है। दोपहर का खाना तैयार हो जाता है। वो खाना टेबल पर लेकर आती है। बड़ी जोर की भूख लग रही है मम्मी जी। आशा पहला निवाला मुंह में रखने ही जाती है कि उसकी सास उसे रोक देती है। ऐसा कैसे तूने खाना शुरू कर दिया बेटा? रुक जा, पहले भगवान को याद कर, दोनों हाथ जोड़ और आंखें बंद कर। यहाँ आशा आंख बंद करके भगवान का नाम लेती है और वहां मंगेश खाना शुरू भी कर देती है। यहाँ दाल में तो नमक ज्यादा है, पर मैंने तो नाप कर डाला था। यानी कि मेरे पीछे से बहू ने मसाले निकाले हैं। ऐसे तो ये पूरे घर को ही बेच दूंगी। अब जरा कश्ती करनी पड़ेगी बहू के हाथों पर। क्या तो बहू, जाकर पापड़ लेकर आ तो। बहुत ही बेशर्म है मम्मी जी, खाने के बीच से उठा दिया। जब इतना कुछ बोला ही था तो पहले पापड़ का भी बोल देती। आशा 2 पापड़ सेक कर डाइनिंग टेबल पर लेकर आकर बैठती है कि मंगेश खड़ी हो जाती है। अरे रुक जा बहू, इस पापड़ को जूठे बर्तन में मत रख देना, अपने हाथ में पकड़ और खड़े रह, मैं हाथ धोकर आती हूँ। क्या हो गया मम्मी जी, एक पापड़ आपके लिए, एक पापड़ मेरे लिए। ऐसा अनाज की बर्बादी नहीं करते बेटा, तेरे प्लेट में चावल ही कितने हैं। इतने चावल में तू आधे पापड़ से ज्यादा खा भी नहीं पाएगी, तो आधा पापड़ तू खा ले, आधे में मेरा हो जाएगा। बाकी ये बचा एक पापड़ मैं थैली में लपेट कर रसोई में रख देती हूँ। दोबारा जब कोई पापड़ मांगे तो यही निकाल कर दे देना। ऐसे भी गर्मी का मौसम है तो पापड़ के सिलने की दिक्कत भी नहीं है। जी मम्मी जी। 2 दिन बाद। आज बहुत बड़ा मंगलवार है मम्मी जी, तो मैंने सोचा घर के बाहर ना दिया जला दूं और रंगोली बना लूं, तो मैं रंगोली खरीद कर ले आती हूँ। आजकल तो बने बनाए डिजाइन आते हैं, ऊपर बस रंग डालो और पैटर्न बनकर तैयार। ना टाइम लगता है ना मेहनत। सुन रहे हैं आप सोनू के पापा? बहू को वक्त बचाना है, और बेटा वक्त बचाकर कहाँ जाएगा इंसान। हमें देखो, वक्त का पूरा इस्तेमाल किया तो क्या हमारी जिंदगी घट गई क्या? दिन भर जो फोन लेकर टप टप चलाती रहती हो, इस फोन में डिजाइन निकालो और अच्छे से देखकर बना लो। बाजार से रंगोली खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, घर पर है तो सही रंगोली का सामान। इस घर में खाने की जितनी रिक्वायरमेंट है, उससे ऊपर खाने का सामान तो आता नहीं। रंगोली का सामान कौन ला कर रखेगा? अब रंगोली का सामान मुझे तो याद नहीं है मम्मी जी। जब रोटियां बनती है तो पलोथन बचता है ना बहू, उस पलोथन को सफेद रंग की जगह इस्तेमाल कर लो। सिर्फ सफेद रंग से रंगोली बना दो, मुझे बाकी रंग भी तो चाहिए ना। हाँ तो मैं दे रही हूँ ना। भंडारा घर जहाँ, वहां रोली के पैकेट में चूहे ने टाच मार दिया था, तो अब उस रोली को भगवान को टीका लगाने में इस्तेमाल कर नहीं सकते हम। तू उसे लाल रंग की जगह इस्तेमाल कर ले। बाकी पुड़िया में मैं हल्दी निकाल कर दे देती हूँ। 3 रंग हो गए, जा जाकर रंगोली बना ले। अपनी आंखों को रोल करती हुई आयशा घर के बाहर रंगोली बनाने लगती है और करती है अपनी बेस्ट फ्रेंड को वीडियो कॉल। अरे यार, कितना प्यारा कलर आया है तेरी रंगोली का, ये कौन से रंग है? हर्बल कलर है, बिल्कुल ऑर्गेनिक। मेरे पापा जी ने मंगवाए हैं ऑनलाइन। वो क्या है ना, बाहर से जो रंग आते हैं उसमें इतनी मिलावट होती है,
मेरी हथेली से तो पपड़ियां सी उतरने लगती है। तो मुझे प्रॉब्लम ना हो जाए ना, इसलिए पापा जी ने ये रंग ऑनलाइन मंगवा दिया। भाई मानना पड़ेगा, यहाँ हमारी काम कर करके बैंड बजी रहती है। हम अपने बालों को कंघी कर ले वही बड़ी बात है, और तेरे पास इतना वक्त है कि तू रंगोली बना रही है। सही है बहन। अगली सुबह आशा अपने घर में झाड़ू लगा रही होती है। ससुर जी के पैर नीचे है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उस जगह पर झाड़ू नहीं लगेगी। बेटा बोल दे मुंह खोलकर, पापा जी पैर उठा लेंगे। ए जी पैर जरा ऊपर कीजिए। बाहू सोफे के नीचे से भी झाड़ू लगा ले, दबा दबा कर। हाँ ऐसे। आशा सोफे के नीचे से झाड़ू घुमाकर निकालती है और उसमें निकलती है सेफ्टी पिन। अरे बहू देख, कचरे में वो सेफ्टी पिन आ गई। तेरी सास को बिल्कुल भी चीजों की बर्बादी पसंद नहीं है। हम झाड़ू क्यों लगाते हैं? ताकि कुछ भी गिरा हो तो इसी तरह से मिल जाए, उसे उठाकर झाड़ कर रख दे बेटा। बाद में शर्ट में साड़ी में लगाने में काम आ जाएगी। घर के अंदर झाड़ू लगाने के बाद आशा जैसे ही बाहर बनी रंगोली पर झाड़ू लगाने जाती है, उसकी सास उसे रोक देती है। अरे रुको रुको रुको, ये क्या अनर्थ करने जा रही हो बहू तुम? तीनों चीजों को अलग अलग उठा लो। अब जब दोबारा तुम्हारा मन रंगोली बनाने का होगा तो यही तो काम आ जाएगी चीजें। घर में कहीं भी चींटी लग गई तो ये लक्ष्मण रेखा लाने को मत कह देना सोनू बेटा से, वहां पर बस हल्दी डाल देना। हो गई ना रंगोली की रंगोली और बचत की बचत। अपने परिवार के साथ सनसेट एंजॉय कर रही हूँ मम्मी मैं। मेरे जीवन का सूरज जो डूब रहा है, तुम्हें कोई और परिवार नहीं मिला था? कितने बंदे लोग हैं यार मम्मी। ये मेरी सास मेरे सर पर खड़ी रहती है, दाल चावल ऐसे गिन गिन कर निकाल कर देती है जैसे मैं कोई बड़ी चोर हूँ। डिटर्जेंट भी एक ढक्कन नाप कर, उसके ऊपर डिटर्जेंट की जरूरत पड़ी तो इनका बस चले तो कहेगी थूक से ही कपड़े धो लो ना। रंगोली मैंने आटे और हल्दी की बनाई, और उसके बाद भी उसे भी उठाकर पूड़ियों में भरकर मम्मी जी ने रख लिया। पापड़ भी आधे से ज्यादा खाने नहीं देती। मैंने तेरा भाग्य नहीं फोड़ा बेटा, तूने ही कहा था मम्मी कुंडली मिलाकर ही शादी करूंगी मैं, और 34 गुण मिले थे तेरे और दामाद जी के। अब तुझे अपनी सास से कुंडली मिलाकर देखनी चाहिए थी ना। आशा अपनी माँ से बात कर रही थी, तभी उसका ससुर उसे आवाज लगाता है। बेटा जरा चाय लाना। ये लो आ गई फरमाइश गोपी जी की। आशा किचन में जाती है और हमेशा की तरह उसकी सास ने नाप तोलकर चीनी, चाय पत्ती, दूध कटोरियों में निकाल दिया था। और आज एक अनोखी बात ये थी कि सारे कबर्ड में ताले लगे हुए थे। मन तो कर रहा है ये दूध का ग्लास जाकर मम्मी जी के मुंह पर मारो, कैसी चिंदीगिरी करती हैं। गुस्से में आशा हाथ ऐसा पटकती है कि उसके हाथ से दूध फर्श पर गिर जाता है, और बर्तन गिरने की आवाज सुनकर सभी भागते हुए वहां आ जाते हैं। अरे अरे बहू ये तो बहुत बड़ा नुकसान कर दिया तुमने, जल्दी जल्दी फर्श से दूध उठा लो। रात को जब बिल्ली आती है तो उसे यही दूध दे देंगे। आज वैसे भी अच्छी तिथि है, दान करना चाहिए। और ये जो चीनी है ना, इसे ऊपर जाकर उस पौधे में डाल दो जिसमें कीड़े लगे हैं। सारी चींटियां आएंगी और चीनी के साथ कीड़ों को खाकर खत्म कर देंगी। इससे क्या हुआ, गिरी हुई चीनी भी तो इस्तेमाल हो जाएगी और पौधे पर लगे कीड़ों को हटाने के लिए पेस्टिसाइड्स मंगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बाप रे बाप, सारे नमूने मेरे मत्थे ही रखने थे क्या भगवान तुझे। आशा छत पर जाती है और इधर उधर पौधों को देखने लगती है। ये धनिया पत्ती के पौधे में ये नया पत्ता किसका हो गया? काट कर हटा देती हूँ, वरना धनिया पत्ते को अच्छी तरह से उगने की स्पेस भी नहीं मिलेगी। अरे नहीं नहीं, ये नुकसान वाली बात हो गई ना। मम्मी जी को तो नुकसान बिल्कुल पसंद नहीं है। आशा खुद ही खुद में मुस्कुराती है और इस उगे हुए नए पौधों के पत्तों को तोड़कर एक टोकरी में भरकर अपने किचन में ले जाती है। इन पत्तों को अच्छे से धोकर फ्रिज में रख देती हूँ, आज रात का तो खाना इसी का बनेगा। आशा चाय लेकर बाहर आती है। सुनो ना आशा, मैं क्या कह रहा हूँ, मौसम देख रही हो बड़ा अच्छा बन रहा है, धीरे धीरे हवा भी ठंडी हो रही है। अगर ऐसे में पकौड़े मिल जाएं तो मजा आ जाएगा। पकौड़े का इंतजाम करवा दो ना बाहर से। अरे बाहर से क्यों बेटा, एक आलू का पकौड़ा 15 रुपए में मिलता है। घर में तो 20-25 रुपए की लागत में सभी पेट भर के पकौड़े खा लेंगे। मैं जाकर जरूरत की चीजें निकाल देती हूँ। मंगेश किचन में आती है और अपनी बहू को जरूरत की चीजें निकाल कर देने लगती है। आप तो बर्बादी पर उतारू हो गई है मम्मी जी, इतनी चीजों का मैं क्या करूंगी। आप बस मुझे थोड़ी सी मसूर दाल दे दीजिए, थोड़ा सा बेसन दो, 2 प्याज और 2 हरी मिर्च, और मसाले में जरा सी लाल मिर्च, गरम मसाला, नमक, बस इतने में हो जाएगा। और आप तेल देना चाहती है तो दे दीजिए, नहीं तो फिर मैं एयर फ्रायर में पकौड़े फ्राई कर लूंगी। अरे वाह वाह वाह, बहुत जीती रहे जीती रहे। आखिर में तेरी बुद्धि काम करने लगी गई। अब तो लगता है भगवान को प्रसाद चढ़ाना ही पड़ेगा। पर हम होते कौन है भगवान को प्रसाद चढ़ाने वाले, हम तो खुद उनका दिया खाते हैं। चल मैं बाकी सामान वापस रख लेती हूँ, तो पकौड़े की तैयारी कर।
ऐसा पकौड़ा बनाऊंगी ना मम्मी जी कि पकौड़े से नफरत कर बैठेंगी आप। बहुत बचत करना था ना आपको। पता नहीं कौन से पेड़ का कैसा पता होगा। सभी की जबान कड़वी ना हो जाए तो मजा क्या आएगा। आशा उन पत्तों को अच्छे से निचोड़कर छोटे छोटे पीस में काट लेती है। उसके बाद मसूर दाल को थोड़ा सा पीस लेती है और इस बैटर में इन पत्तों को डाल देती है। जब दाल भी मिल जाएगी तो किसी को समझ में ही नहीं आएगा ये पकौड़े किस चीज के बने हैं। अब इसमें प्याज और हरी मिर्च बारीक काट कर डाल देती हूँ। रो रो कर जो 2-4 मसाले दिए हैं मम्मी जी ने वो भी फूंक देती हूँ। बैटर में थोड़ी सी गोलकी, धनिया पाउडर, थोड़ा काला नमक डालकर आशा इस पेस्ट को बाइंड कर बेसन में डुबोकर फटाफट फ्राई कर लेती है। मान गए आशा, खुशबू तो सच में बड़ी सही आ रही है। पर ये भी अच्छा है, खुशबू अच्छी आएगी और पकौड़े होंगे खराब, तभी तो बदला होगा पूरा। आशा फटाफट बाहर जाती है और उसी वक्त जोर से बिजली कड़क कर बारिश शुरू हो जाती है। गर्मा गर्म चाय पकोड़े और बारिश, वाह भाई वाह। मंगेश जैसे पहले पकौड़े का बाइट लेती है उसकी आंखें खुली रह जाती है। अरे वाह बहू, करेले के पत्तों के पकौड़े बनाए तूने? कहाँ मिल गए तुझे करेले के पत्ते? अरे मेरी बहू जीती रह जीती रह। क्या मतलब? हाँ हाँ मम्मी जी, मैं छत पर गई थी ना चीनी डालने पौधों में, तो एक पौधे में एक्स्ट्रा पत्ते निकले हुए थे, तो मैं उन्हें काट कर ले आई और उनके पकौड़े बना दिए। आप ही कहती है ना बचत करो इसलिए। ये तो बड़ी सही चीज बन गई मम्मी। ऐसी बात है तो मैं कल जाकर बीज ले आता हूँ और करेले के पौधे भी लगा देते हैं छत पर। और इस तरह बिना करेले के पत्तों के पकौड़े खाए आशा की जुबान कड़वी हो जाती है। दोपहर की भीषण गर्मी में रसोई में धुआं और मसालों की महक कांति को परेशान कर रही है। वो गैस के सामने पसीने में भीगी हुई मन ही मन, हे भगवान, गर्मी से तो बुरा हाल है, जल्दी जल्दी खाना बनाना पड़ेगा, नहीं तो विशाल आएंगे और फिर गुस्सा करेंगे। तभी विशाल रसोई के दरवाजे पर आता है और हाथ में घड़ी थामी कांति को देखकर, कांति ये क्या तरीका है, 3 दिन से देख रहा हूँ तुम ऑफिस जाने के वक्त ही खाना लगाती हो। क्या करूं विशाल, सुबह से घर का काम अकेले कर रही हूँ, कभी बर्तन कभी कपड़े फिर नाश्ता, काम खत्म ही नहीं होता है। काम सबका होता है, क्या दुनिया में सिर्फ तुम ही काम करती हो? मुझे बहाने नहीं चाहिए, कल से खाना समय पर चाहिए। तभी शांति हॉल में सोफे पर बैठी हुई विशाल से, विशाल क्यों उस पर चिल्लाता है? बेचारी सुबह से तो लगी रहती है, थोड़ा तो समझ, तू भी तो घर का हिस्सा है, कभी हाथ बटाने की कोशिश की? हाँ बेटा, तेरी माँ सही कहती है, बेचारी सारा दिन अकेली लगी रहती है। वैसे शांति नीलम का है, 10 बज रहे अभी तक दिखाई नहीं दी। अभी सोकर उठी है, कॉलेज की पढ़ाई के बहाने रात भर मोबाइल चलाती है, अभी आवाज लगाती हूँ। शांति नेहा को आवाज लगाती है, नीलम कमरे से बाहर आती है और सोफे पर पसर कर बैठ जाती है। गुड मॉर्निंग सबको, क्या बना है आज खाने में? बहुत भूख लगी है। गुड मॉर्निंग नीलम। दिन के 10 बज रहे हैं, घर में इतना काम रहता है तो अपनी भाभी की थोड़ी मदद नहीं कर सकती? ओफो पिताजी, रात को असाइनमेंट बना रही थी और घर में लोग ही कितने हैं, 5 ही तो हैं। इतना सा काम तो कांति भाभी अकेले कर सकती है, करती ही क्या है, रसोई संभालना और झाड़ू पोछा, ये कोई बहुत बड़ा काम थोड़ी है। चुप कर, तुझसे बात करना ही बेकार है। नीलम मुंह बनाकर बात को टाल देती है। थोड़ी देर बाद सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं और कांति खाना लेकर आती है और सबको परोसती है। भाभी ये क्या सब्जी बनाई है, बिल्कुल फीकी है, थोड़ा मसाला डाल दिया होता तो क्या हो जाता, मुझे भूख नहीं है अब। नीलम, मैंने तुम्हारे हिसाब से ही कम मिर्ची रखी थी, क्योंकि तुम कहती हो कि ज्यादा मिर्च से पेट खराब हो जाता है। अब ज्यादा मिर्च नहीं चाहिए, पर इसमें तो बिल्कुल ही स्वाद नहीं है, मैं ऐसा खाना नहीं खा सकती, मेरे लिए मैगी बना दो। कांति चुपचाप थाली उठाकर वापस रसोई में चली जाती है और अपनी ननद के लिए मैगी बनाकर उसे लाकर देती है। खाना खाने के बाद सब अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। इधर कांति रसोई में झूठे बर्तन धोकर साफ सफाई में लग जाती है। ऐसे ही शाम हो जाती है और बाहर अचानक बादल घिर आते हैं, जिसे देखकर शांति नीलम से, अरे नीलम बेटा जल्दी जा और ऊपर से कपड़े उतार के लिया, कभी भी बारिश हो सकती है। माँ प्लीज आप भाभी को बोल दो ना, मैं टीवी देख रही हूँ, मेरा सीरियल छूट जाएगा। हे भगवान, ये लड़की तो कुछ सुनती ही नहीं है। ऐसा कहकर शांति कांति के कमरे में आती है और, कांति बहुत जरा जल्दी से छत से कपड़े उतार ला, बारिश होने वाली है। माँ जी आप नीलम से क्यों नहीं कह देती, मैं भी तो अभी थक कर कमरे में आई हूँ। वो सीरियल देख रही है, उसने मेरी नहीं सुनी बेटा, तू तो समझदार है ना, जा जल्दी जाकर कपड़े ले आ। कांति गुस्सा होते हुए छत पर जाती है और कपड़े उठाकर
लाती है। तभी वो देखती है कि सामने वाली छत पर गायत्री अपनी ननद के साथ कपड़े उठा रही है। उन्हें साथ मिलकर काम करता हुआ देखकर कांति मन ही मन, ये दोनों नंद कितनी प्यार से रहती है और काम में भी एक दूसरे की मदद करती है। यहाँ मेरी ननद जो एक काम भी नहीं करवाती है। कांति कपड़े उतार कर नीचे ले आती है और अपने कमरे में जाकर कपड़े रखकर घड़ी को देखने लगती है। तभी वहां विशाल आकर, कांति अच्छा हुआ मैं समय पर घर आ गया है, वरना तो बाहर बारिश में भीग ही जाता। अब जाओ जरा जल्दी से मेरे लिए एक कप गर्मा गर्म कॉफी बना दो। जी बना देती हूँ। कांति कॉफी बनाने के लिए रसोई में जाती है। तभी नीलम वहां आकर, भाभी अगर आप कॉफी बना रही हो तो मेरे लिए भी एक कप बना देना। नीलम, उल्टा तुम्हें मुझे और अपने भैया को कॉफी बनाकर पिलाना चाहिए। हर छोटा बड़ा काम तो मुझे ही कहती हो और मेरी कोई मदद भी नहीं करती हो। भाभी एक कप कॉफी बनाने के लिए ही तो कह रही हूँ। इतना भी कौन सा बड़ा काम है जो काम आप रसोई में करती हो ना, वो तो बस चुटकियां बजाते ही हो जाते हैं, लेकिन आपको तो बस जताने ही की पड़ी रहती है। नीलम गुस्से से अपने कमरे की तरफ चली जाती है। पीछे खड़ी शांति ये सब कुछ देखकर मन ही मन कहती है, हे भगवान, अपने नेहा को मैं कैसे समझाऊं कि रसोई का काम छोटा काम नहीं होता है। अब कांति कॉफी बनाकर अपने पति को देती है और फिर नीलम के कमरे में जाकर उसे भी देती है। वापस आकर कपड़े को वो तय करती है और उसके बाद घर के कामों में लग जाती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन शांति कांति के कमरे में आकर कांति से, कांति जल्दी काम खत्म कर ले, बाजार से जाकर सब्जियां ले आ। आज शाम को मेरी कुछ सहेलियां आने वाली है और घर में बनाने के लिए कोई सब्जी भी नहीं है, उन्हें क्या खिलाएंगे। माँ जी मैं बहुत थक गई हूँ, इतना सारा काम है, आप नीलम को बोल दो ना कि वो मेरी मदद कर दे, कम से कम बाजार से सब्जियां तो ला ही सकती है ना। हाँ बेटा नीलम, तू भाभी की मदद करेगी ना, जा और सब्जियां लेकर आ, फिर शाम का खाना साथ में बना लेना। ओफो माँ, आपको पता है ना कि आज मुझे अपनी सहेली की पार्टी में जाना है। इतना काम थोड़ी है भाभी, तो ये सब चुटकियों का काम है, मेरी क्या जरूरत है। नीलम वहां से चली जाती है। मजबूरी में कांति बाजार जाती है और वहां से सब्जियां खरीद कर वापस आती है। और रास्ते में गंगा और गायत्री कांति से बातें करते हुए, कांति आज इतनी जल्दी में, चेहरे पर इतनी चिंता क्यों है। क्या बताऊं बहन, घर पर मेहमान आने वाले हैं और नीलम कोई भी काम करवाती नहीं है, मुझे सब अकेले करना पड़ता है। अरे दोनों ननद भाभी मिलकर काम कर लिया करो, ननद तो भाभी का दाहिना हाथ होती है। हाँ, अब सब एक जैसे कहाँ होते हैं। नीलम तो कुछ नहीं करती, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। कांति घर लौटकर फिर रसोई में जुट जाती है। शाम को शांति की सहेलियां आती है। कांति चाय और पकोड़े बनाकर बाहर लाती है और मेहमानों को नाश्ता करवाती है। तभी नीलम पार्टी से लौटती है और रसोई में आकर कांति से, भाभी पकोड़े खत्म हो गए हैं क्या, मुझे भी खाने हैं। हाँ नीलम, पकोड़े खत्म हो गए हैं, मेहमानों ने सब खा लिए। मैं भी खाऊंगी, आप मेरे लिए भी बना दो। मैं बहुत थक गई हूँ और तेल भी खत्म हो गया है, मेरा शरीर भी जवाब दे रहा है, तुम खुद बना लो। नहीं भाभी, आपने सबके लिए बनाया है तो मेरे लिए भी बना कर रख दो ना। नीलम ऐसा कहकर वहां से चली जाती है। कांति गुस्से और दुख में फिर से तेल गरम करके पकोड़े बनाने लगती है। ऐसे ही रात हो जाती है। रात को जब वो कमरे में आती है तो विशाल, तुम तो कमरे में आते ही सो जाती हो, कभी मुझसे बात भी नहीं करती हो, क्या घर का काम ही तुम्हारी पूरी दुनिया है। विशाल तुम्हें क्या पता, कभी घर का काम करके देखो तो समझ आएगा कि कितना मुश्किल है। मेरा एक एक अंग दुख रहा है। ठीक है, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। बाहर खड़ी शांति ये सब सुनकर मन ही मन, मुझे एहसास हो रहा है कि नीलम की गैर जिम्मेदारी घर को भी खेल रही है, मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। अगली सुबह शांति अपनी बहू और बेटी को बुलाकर अपने सामने बिठाकर बातें करते हुए, नीलम, आज से तू कोई पाला नहीं जाएगी, किसी सहेली से नहीं मिलेगी, आज से तू रसोई संभालेगी और कांति की मदद करेगी। तेरी शादी होने वाली है, कुछ सीख लेगी तो ससुराल में काम आएगा। माँ आप भी ना, ये क्या पुराना तरीका अपना रही हो, किचन में काम ही कितना है, चुटकी बजाते ही सब हो जाता है। आप खामा मुझे बोल रही हो, भाभी को आदत है, वो अकेले सब कर लेंगी। अगर तुम्हें लगता है कि ये चुटकी बजाने का काम है तो आज से किचन का काम तुम करोगी और बाहर का सारा काम कांति करेगी। देख लेते हैं कि तुम्हारी चुटकी में कितना दम है। ठीक है मंजूर है, चुटकी में ही सारा काम खत्म कर दूंगी, आप लोग बस देखते ही रह जाना। अपनी सास की बात सुनकर कांति साफ सफाई के काम में लग जाती है। नीलम भी रसोई में जाती है और फ्रिज से सब्जियां निकालकर सब्जियों को देखते हुए कहती है कि रसोई का काम इतना आसान भी नहीं है, ये रसोई का काम इतना आसान भी नहीं है। ऐसा करती हूँ कि भाभी से ही सब्जी कटवा लेती हूँ, खाना मैं बना लूंगी। यही सोचकर नीलम कांति के पास सब्जियां लेकर चली जाती है और, भाभी ये चाकू तो बड़ा अजीब है, हाथ फिसल रहा है, आप इसे रोज रोज करती हो ना, तो जरा सब्जियां भी काट दो। कांति सब्जियां काट देती है और चली जाती है।
नीलम को लगता है उसने सब संभाल लिया है, लेकिन अभी आटा गूंथने की बारी आती है। नीलम आटा लेकर कांति के कमरे में जाती है और भाभी जरा सुनो, ये आटा गूंथ दो ना, वैसे बाकी का काम मैं खुद कर लूंगी। ठीक है, मैं कर देती हूँ। कांति आटा गूंथ कर किचन में लाकर रख देती है और जाने लगती है। तभी नीलम, भाभी दाल चावल में भी धो दो ना, भाभी दाल चावल भी धो दो ना, मैं बस देख लेती हूँ कि मसाला कहाँ रखा है। कांति दाल चावल धोकर बाहर आ जाती है। नीलम सभी को खाना बनाकर परोस देती है और खाना परोसते हुए नीलम सभी से, माँ, पिताजी, भैया, देखा आपने, किचन का काम करना चुटकियों का काम है। मैंने सारा काम बिना किसी की शिकायत के कर दिया और भाभी कि जितना काम करती नहीं है उससे ज्यादा शिकायत करती है। सभी लोग नीलम की बात सुनकर चुप हो जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह रामलाल नीलम से, नीलम बेटा, आज मेरा पेट खराब है तो तू जरा मेरे लिए खिचड़ी बना दे। और बेटा मुझे जल्दी से चाय टोस्ट बना कर दे दे, मुझे अपनी दवाई खानी है। और तुमने मुझे अभी तक कॉफी नहीं दी नीलम, मुझे जल्दी से कॉफी दे दो। इतने सारे काम भला मैं एक साथ कैसे करूँ माँ? आपके लिए चाय बनाना, भैया के लिए कॉफी और पिताजी के लिए खिचड़ी, मैं मशीन तो नहीं हूँ ना। बिल्कुल वैसे ही बेटा जैसे तेरी भाभी अकेले करती है। और फिर तो तू कहती ही है ना कि किचन का काम चुटकियां बजाने से हो जाता है, तो फिर बजाना अपनी चुटकी, तो फिर बजाना अपनी ही चुटकी। हाँ हाँ ठीक है, बस इतना बड़ा भी काम नहीं है, मैं करती हूँ। नीलम फिर से रसोई में जाती है और अपनी भाभी को बहाने से बुलाकर सारे काम करवा लेती है और उसका क्रेडिट खुद ले लेती है। अब तो नीलम हर दिन ऐसा ही करती है, वो किसी न किसी बहाने का ज्यादातर काम अपनी भाभी से करवा लेती थी और फिर खाना बनाकर अपनी होशियारी मारती। ऐसे ही एक दिन नीलम की बातें सुनकर कांति मन ही मन गुस्सा होते हुए, ये तो गलत बात है ना नीलम, मुझसे सारा काम करवा लिया, ऊपर से वो भी मेरी ही बुराई कर रही है। ठीक है, मैं तो कल से बताती हूँ तुझे। ठीक है, तो मैं कल बताती हूँ इसे। अगले दिन विशाल के कुछ दोस्त घर आते हैं। नीलम घबराकर फिर से कांति को आवाज लगाती है। कांति वहां आती है। तब नीलम कांति से, भाभी प्याज मिर्ची काट दो ना, मुझे पोहा बनाना है, और हाँ, सूजी भी भून दो, मैं हलवा बना दूंगी। ठीक है, कर देती हूँ। कांति मसाले में जानबूझकर मिर्ची ज्यादा कर देती है। फिर जब सब नाश्ता करते हैं तो विशाल और उसका दोस्त दोनों के मुंह से आग निकलने लगती है। ये क्या है इतनी मिर्च नीलम, तुम तो कह रही थी कि चुटकी में काम कर लिया, ये तो गला जला रही है। वो धोखे से ज्यादा हो गई, मुझे नहीं पता था। नीलम बुरी तरह से फंस चुकी थी। अगले दिन नीलम फिर से आटा गूंथने के लिए कांति को बुलाती है। भाभी आटा गूंथ दो ना, कल मिर्च ज्यादा हो गई थी तो आज मत करना, वरना बेइज्जती हो जाएगी। ठीक है, कर देती हूँ। कांति आटा गूंथते समय उसमें इतना पानी डाल देती है कि वो एकदम लई जैसा हो जाता है। नीलम उसे छूते ही पीछे हट जाती है। अरे ये क्या कर दिया, ये आटा है या गोंद, अब कैसे रोटी बनेगी? अब जो हो गया सो हो गया, तुम देख लो, मैं अपना काम करने जा रही हूँ। मुझे बाहर का बहुत काम भी बाकी है, मुझे बाहर का बहुत काम बाकी है। कांति बाहर चली जाती है और नीलम परेशान होकर रोटी बनाने की कोशिश करती है, लेकिन आटा इतना गीला करा कि चकले पर वो चिपक रहा था। वो झल्लाकर तवे पर उसे डाल देती है। रोटी पत्थर जैसी कड़क हो जाती है। हे भगवान, ये रोटी है या पत्थर? रात को जब विशाल और रामलाल खाना खाने बैठते हैं तो नीलम उन्हें वही पत्थर जैसी रोटियां सर्व कर देती है, जिसे देखकर रामलाल, नीलम तुम्हारी ये चुटकी तो बहुत शोर मचा रही है, खाना कम तमाशा ज्यादा हो रहा है। जैसे जैसे सभी लोग खाना खाते हैं, अगले दिन सुबह नीलम रसोई में काम कर रही होती है। तभी वो कांति को बुलाकर लाती है। भाभी जरा पूरियां सेक दो ना। कांति पूरियां सेकने लगती है और जानबूझकर पूरियां जलने देती है। भाभी देखो ना, पूरियां जल गई है। पता नहीं, मेरे हाथ से तो ऐसा कभी नहीं होता, तुम करो, मैं बाहर का काम देख लेती हूँ। कांति वहां से चली जाती है। नीलम रसोई में अकेली है। उसे एहसास हो रहा है कि कांति ये सब जानबूझकर कर रही है। तभी शांति रसोई में आती है और कहती है, नीलम जल्दी कर, बुआ जी और बाकी मेहमान आने वाले हैं, जल्दी जल्दी खाना तैयार कर ले। माँ, इतना सारा काम मैं भला अकेले कैसे करूंगी? बिल्कुल वैसे ही जैसे कांति करती थी। शांति वहां से चली जाती है और नीलम परेशान होते हुए अपने आप से, क्या करूं, मैं तो अपने ही जाल में फंस गई हूँ। ऐसा करती हूँ, बाहर से खाना ऑर्डर कर लेती हूँ। नीलम अपना फोन उठाती है और बाहर से खाना ऑर्डर कर लेती है। थोड़ी देर बाद मेहमानों सहित सभी लोग खाना खाने बैठ जाते हैं। नीलम सभी को खाना सर्व करती है, जिसे देखकर रामलाल, क्या बात है नीलम, आज लगता है तुम्हारी कुछ चुटकी कुछ ज्यादा ही जोर से बजने लग गई है। तुमने बाहर से खाना मंगवाया है?
हाँ पिताजी, मुझसे ये सब नहीं संभल रहा था। सभी लोग खाना खाते हैं, उसके बाद मेहमान चले जाते हैं। नीलम फर्श पर ही बेदम होकर बैठ गई और उसका पूरा चेहरा थकान और पछतावे की परतों से ढका हुआ था। कांति उसे ठंडे पानी का गिलास लाकर देती है। नीलम, पानी पी लो, बहुत देर से भूखी हो, थोड़ा कुछ खा लो। मुझे माफ कर दो भाभी, मैं बहुत ही बड़ी मूर्ख थी। मुझे लगा था कि तुम जो करती हो बहुत आसान है, बस चुटकियां बजाने जैसा। लेकिन आज मुझे समझ आया है कि तुम्हारे बिना ये घर एक दिन भी नहीं चल सकता। तुम कितनी मेहनत करती हो और मैं तो बस तुम पर हुक्म चलाती थी। शांति और रामलाल भी अपनी बेटी को बदलते हुए देखकर बहुत खुश हो रहे थे। देर से सही, पर तुम्हें समझ तो आया। कांति सिर्फ तुम्हारी भाभी नहीं है, वो इस घर की नींव है जिसे तुम हमेशा नजरअंदाज करती आई थी। तुमने आज अपने अहंकार को रसोई के धुएं में जलते देखा है। उम्मीद है अब सब कुछ साफ रहेगा, साफ दिखेगा। मैंने हमेशा तुम्हें तकलीफ दी और तुम्हें नौकरानी समझा, पर तुमने कभी पलट कर कुछ नहीं कहा। मैं कैसे आपकी बराबरी कर सकती हूँ? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है भाभी, प्लीज मुझे माफ कर दो। नीलम, तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो, मुझे तुमसे कोई नाराजगी नहीं है। घर में कभी कभी बड़े छोटों में ऐसी बातें हो जाती हैं। बस अब आगे से हम सब मिलजुल कर रहेंगे। तुम मेरी मदद करना, मैं तुम्हें सिखाऊंगी। ये हुई ना बात, अब घर में फिर से प्यार होगा और कांति को अपने लिए समय भी मिल पाएगा। कांति, मुझे भी माफ कर दो, मैं भी बस ऑफिस के काम के दबाव में तुम पर चिल्ला बैठता हूँ। मुझे कभी ख्याल ही नहीं आया कि तुम कितना कुछ अकेले सहती हो। तुम मेरी सबसे बड़ी ताकत हो, पर मैंने तुम्हें हमेशा कमजोर समझा। कोई बात नहीं विशाल, सब ठीक हो गया है, बस यही काफी है। अब हम सब एक परिवार की तरह रहेंगे। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ घर का नजारा बदला हुआ है। कांति और नीलम एक साथ रसोई में काम कर रही हैं। दोनों के चेहरे पर सुबह की ताजगी है। भाभी, आज मैं चाय बनाऊं? तुम आराम करो। नहीं, चलो साथ मिलकर बनाते हैं, फिर नाश्ता भी साथ में ही करेंगे। रसोई में दोनों नंद भाभी आज मिलकर काम कर रही हैं। शांति और रामलाल हॉल में बैठे ये नजारा देख रहे हैं। थोड़ी देर बाद कांति और नीलम सबको चाय देती हैं। चाय पीकर रामलाल, आज तो चाय का स्वाद ही कुछ अलग लग रहा है, लेकिन आज इसमें नफरत नहीं, प्यार घुला है। हाँ, अब देखो घर में कितनी शांति है। कांति, तू आज से सिर्फ इस घर की बहू नहीं बल्कि हमारी बेटी बनकर रहेगी। माँ जी, आप लोगों का प्यार ही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। विशाल खुश होकर कांति की तरफ देखता है। घर के सभी सदस्य एक साथ बैठकर नाश्ता कर रहे हैं। अब ना कोई काम का झगड़ा है, ना ही किसी को किसी से कोई शिकायत। कांति, आज की छुट्टी है, हम सब आज साथ में बाहर चलेंगे। सब लोग तैयार हो जाओ। हाँ भैया, आज तो हम बहुत मजे करेंगे। सब लोग हंसते खेलते तैयारी करने लगते हैं। कांति के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान है। उसने अपनी मेहनत और सब्र से न केवल अपना मान बचा लिया, बल्कि अपने परिवार को भी जोड़ लिया। चुटकी बजाने का खेल अब खत्म हो चुका था और असली रिश्तों की मिठास अब घर के हर कोने में घुल गई थी।